Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you? We We are are fine, fine. ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में आप लोगों को जो व्याकरण पढ़ा रहे थे पिछले सेशन में आपने पढ़ा था, उसमें वर्णों के भेद है ना। तो वर्णों के भेद में स्वर व्यंजन किया गया था। तो स्वर के कितने उपभेद किए गए हैं, मुख्य आधार पे, ओठ के आधार पे, ये सारे सभी आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा। अब आइए हम आगे वाला पढ़ते हैं। आगे हमें वर्णों का जो है व्यंजन के बारे में पढ़ना है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, इनके कौन कौन से भेद किए गए हैं। चलिए बेटा, सबको कुछ दिखने लगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोगों ने स्वर के यहाँ तक पढ़ा था, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। हाँ, अवृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर, संघोष, अनुनासिक, निर्नुनासिक, है ना। अब आपको व्यंजन के बारे में पढ़ना है। चलिए, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका प्रयोग हम स्वर की सहायता से करते हैं। अर्थात जब हम व्यंजन वर्णों का प्रयोग करते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। हम लोग को पता है कि व्यंजन वर्ण में आ स्वर छिपा होता है। सभी व्यंजन वर्ण में आ स्वर छिपा होता है। अगर हम स्वर को अलग करते हैं तो हमें नीचे उसके हलचल लगाना है। अगर किसी व्यंजन वर्ण में नीचे हलचल लगा है तो आप ऐसा समझ लीजिए वह स्वर रहित है। अगर नहीं लगा है तो स्वर सहित है, यानी स्वर उसमें है। अगर लगा है हलचल तो उसमें स्वर नहीं है। अब चलिए हम व्यंजनों के वर्गीकरण करेंगे। पिछले भी क्लासेस में आप लोगों ने इसको पढ़ा था। व्यंजनों के वर्गीकरण में पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है उष्ण व्यंजन। सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जानेंगे। सभी लोग बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. व्यंजन बेटा देखिए, हमारे मुख में कई भाग होते हैं जहां से हमारी जीवा टकराकर ध्वनि बाहर निकालती है। जो वर्णों का उच्चारण करते हैं, जो आवाज होती है, ध्वनि बाहर निकलती है। तो जितने भी भाग हैं उसके आधार पे स्पर्श करते हुए जो ध्वनि बाहर निकल रही है, वहां पे स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन यानी हमारी इस व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा मुख के अंदर किसी न किसी भाग से टकरा के ध्वनि को बाहर निकाल रही होती है, तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या है? इन व्यंजनों का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जो हवा होती है, जो टकरा के जो हवा निकलती है, वो बाहर न निकल के अंदर ही रहती है। उस व्यंजन होता है जिसका उच्चारण करते समय जगड़ खा के टकरा कर हवा जो गर्म होकर बाहर निकलती है, इसलिए इसको उस व्यंजन कहा गया है। अब चलिए हम व्यंजनों का वर्गीकरण, सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भाग, अब देखिए मुख के भाग क्या है? कंठ है ना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ, ये 5 है आपके जो मुख के अंदर का भाग है ना। इसको स्पर्श करती हुई, हाँ, स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन करती है। यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो मुख के कभी कंठ में कभी तालु है, कभी मूर्धा है, कभी दंत है, कभी ओठ से टकरा कर तब आवाज बाहर निकालती है। इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया, क्योंकि बिना जीवा के टकराए हुए ध्वनि बाहर नहीं निकल रही है। किसी न किसी भाग से टकरा कर ही आवाज जो है हमारी बाहर निकल रही है। यह 25 व्यंजन है, यानी 25 व्यंजन वर्ण है जिसको स्पर्श व्यंजन में।
चलिए बेटा, सबसे पहले मुस्कान बताएंगी स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। 25 माना गया है। अब 25 को हमने पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, याद है कुछ प्राची? मैम का से लेकर माँ तक। हाँ बेटा, का से लेकर माँ तक। है ना। तो इसको हम कितने वर्डों में विभाजित किए हैं? वर्ग तो बना हुआ है मुस्कान, मैम 5। 5 वर्ग बना है। अब इसे क्या बताएंगे कौन कौन से वर्गों का नाम है? मैम का वर्ग, क्या वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। यानी का वर्ग का मतलब का वर्ग में जो 5 व्यवस्थित क्रम में रखे हुए वर्ण है, का, खा, गा, घा, अंगा, इन 5 को मिलाकर पहला अक्षर का है, इसीलिए इसका नामकरण का वर्ग हो गया। ऐसे ही चा का बना हुआ है, 5 अक्षर मिला के पहला अक्षर चा है, इसलिए चा वर्ग हो गया। इसी प्रकार से टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है। अब इसको तो आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए ना? हाँ बेटा। यस मैम, यस मैम। हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। जो हमारे मुख के अंदर जो उच्चारण स्थान है, जहाँ से टकरा के जीवा टकराती है तब आवाज बाहर निकलती है, उसका नामकरण देखते हैं। पहला है का वर्ग। का वर्ग का नाम क्या है? कंठ वर्ग। का वर्ग के 5 अक्षर जो है, इसका नाम क्या है? का वर्ग का कंठ वर्ग। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ यानी गला। वर्ण में कितने अक्षर हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। ये वर्ग वाले अक्षर हैं। इसके अलावा प्लस लगा हुआ है, इसके अलावा छोटा, बड़ा और हा, इसका भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसको भी कंठ वर्ग में माना गया है। यानी का वर्ग के 5 अक्षर प्लस छोटा, बड़ा और हा, इसको कंठ वर्ण में रखा गया है। इसका उच्चारण स्थान कंठ है। आई समझ में? यस मैम, यस यस मैम। मैम। इस तरह से दूसरा है चा वर्ग। चा वर्ग का नामकरण क्या है? तालव्य वर्ग। चा वर्ग के अक्षर को हम क्या कहते हैं? तालव्य वर्ग। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है। क्या है? तालु है। वीडियो ऑन करके रखिए, स्क्रीन पे बंद वीडियो नहीं दिखने में अच्छा लगता है, कई बार आप लोगों को बताया गया है। आप लोग अपना वीडियो ऑन रखिए। चलिए, तो तालव वर्ड है जिसका उच्चारण स्थान क्या है? तालब, तालु। चा, छा, जा, झा, या, ये 5 अक्षर च वर्ग वाले, और प्लस छोटा ई, बड़ा ई, या और बड़ा सा, ये आपके तालव वर्ड में है। कौन से वर्ड में रखे गए हैं? तालव। तालव्य वर्ग। अब टा वर्ग आ गया, इसका नामकरण क्या है? मूर्धन्य वर्ग। क्या नाम है? मूर्धन्य वर्ग, क्योंकि इसका मूर्धन्य। उच्चारण स्थान मूर्धा है। टा यानी टा, ठा, डा, धा, ड, रा, षष्ठी सा, री। जीभ हमारी ऊपर की भाग को टकरा रही है मूर्धा वाले भाग की, इसलिए इसको मूर्धन्य वर्ग कहा गया है ना। तो ये आपके हो गए टा वर्ग के 5 अक्षर प्लस रा, षष्ठी सा और री, ये आपके मूर्धन्य वर्ग में आएंगे। चौथा क्या है? दंत वर्ग। क्या है? दंत वर्ग। इसका स्थान क्या है? उच्चारण स्थान दांत है। ता, दांत। था, दा, धा, ना। हम बोल रहे हैं तो हमारी जीभा दांतों से टकरा रही है नीचे के भाग में, हाँ, इसीलिए इसको दंत यस वर्ग मैम, कहा गया है। यस इसके अलावा ला और सा, ये जो बोले छोटा सा बोल रहे हैं, तब भी हमारी जीवा दांतों को स्पर्श कर रही है ना, इसीलिए इसको दंत वर्ग कहा गया। पांचवा क्या है? पावर्ग। पावर्ग
का नामकरण है ओष्ठ वर्ण। क्या नाम है? ओष्ठ वर्ण, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान ओठ है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों ओठ आपस में टकराती है। जैसे पा, पा, बा, भा, मा, बोल रहे दोनों ओठ टकरा रही है, आपस में स्पर्श कर रही है। हाँ बेटा। और Yes, छोटा ma'am. मुंह, यस बड़ा मैम। बोले तभी हमारी ओठ टकरा रही है, इसीलिए इसको ओष्ठ वर्ण में रखा गया है। तो 25 आपके क्या थे? अस्पर्श व्यंजन। क्या थे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। अब हम आते हैं, और जो हमारे स्वर और व्यंजन बचे हुए हैं उसको हम किस भाग में रखेंगे? इन 25 का तो जान गए, 25 इधर हो गए, इसके अलावा जो यहाँ पे है ये भी हो गए। इसी इसी वर्ड उच्चारण स्थान के नाम पे इनका वर्गीकरण कर दिया गया। लेकिन कुछ और बचे हुए हैं, जैसे ए और ऐ, इसको क्या कहेंगे? कंठ तालव। क्योंकि ए और ऐ क्यों कंठ तालव कहा गया है? बताइए बेटा, ये किन स्वरों के योग से बना हुआ है? कोई बता पाएगा? आप लोग पिछले सेशन में पढ़े हो इसको। गौरव, प्रशांत, खुशी वीडियो ऑन रखिए। नहीं, मुस्कान बता पाओगी बेटा? मैम आ और ई। वेरी गुड। आ प्लस ई के योग से ए बनता है, ठीक है। तो आ का स्थान यस मैम। है कंठ और ई का स्थान है तालु, है ना। दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, इसलिए ए को कंठ तालु, कंठ तालव वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? ए को कंठ तालव वर्ण। स्वर है, वर्ण तो हम सबको कहेंगे, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, है कि नहीं। लेकिन इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु, इसलिए कंठ तालव वर्ण कहेंगे इसको। इसी प्रकार से कंठोष्ठ वर्ण है। अब बताइए, ओ आओ किसके योग से बना है? हाँ, ये किसके योग से बना है? ओ। बताइए बेटा, कोई बताए। कंठ आ और ऊ के योग से। आ प्लस ऊ इक्वल ओ। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसीलिए इसको कंठोष्ठ कहा गया है। आध छोटा आ धन छोटा ऊ बराबर ओ, बड़ा आ धन ऐ बराबर औ, बड़ा ऊ बराबर औ, ठीक है। कंठोष्ठ ओ औ हो गया। अब दंतोष्ठ देखिए, दांत और ओठ, व और फ, व दांत से टकरा रही है, फ ओठ, इसीलिए इसको दंतोष्ठ कहा गया। व और फ को दांत और ओठ दोनों टकरा रही है। नासिक, नासिक यानी अनुनास, अनुस्वार जिसको हम कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान नाक है। नासिक से टकराकर ध्वनि बाहर निकलती है। हमने आपको पढ़ाया भी था, हर वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है? अनुनासिक या नासिक वर्ग। क्या कहेंगे इसको? नासिक वर्ग। मिया, रा, ना, मा। हम जब बोल रहे हैं तो हमारे जो जीवा मुख्य भाग में टकरा रही है, लेकिन जो है हवा नाक के माध्यम से बाहर आ रही है, इसीलिए इसको नासिक कहा गया है। क्या समझ में आ गया सबके? यस मैम। ये एक बार ट्राई कर ले। खुशी, आप बताएंगी मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं? खुशी, मूर्धन्य वर्ण
बोलो खुशी, ये तो मूक बन के बैठ जाती है। प्रशांत, अच्छी बात नहीं है खुशी आपका मूक रहना। सामने मैम टावर, मैम टावर का टा ठा डा ढा। और इसके अलावा सामने स्क्रीन से हम हटा भी नहीं रहे हैं, फिर भी आप लोग बोल नहीं पा रही हो, देख के ही बताना है, क्योंकि इसका आप लोग को नोट्स तैयार करना है। तो ध्यान आपका इसीलिए बार बार हम करवा रहे हैं ताकि दिमाग में आपके आ जाए। तो ऐसे जैसे यहाँ नोट्स तैयार है ऐसे ही आप लोग नोट्स तैयार करोगे। प्राची, दंतोष्ट वर्ड कौन कौन से हैं? मैम वा और फा। और हाँ, बहुत अच्छा। अनुराग, आप बताएंगे मूर्धन्य वर्ड कौन से हैं? यस मैम। मूर्धन्य वर्ड मूर्धन्य वर्ड मैम टा ठा डा ढा ड़ा। और भी है। आपको इस तरह से याद करना है, मूर्धन्य वर्ण में टा वर्ग आता है, टा वर्ग के 5 अक्षर, इसके अलावा रा, षष्ठी सा और री, ये आपका मूर्धन्य होगा। आप टा वर्ग का वर्ग इसको तैयार कर लेंगे तो 5 अक्षर अपने आप याद हो गया। कंठ क्या है? का वर्ग, इसके 5 अक्षर प्लस बड़ा छोटा रहा। चा, तालव्य वर्ण क्या है? चा वर्ग, चा वर्ग के 5 अक्षर प्लस छोटी बड़ी या और बड़ा सा। ऐसे ही मूर्धन्य वर्ण क्या है? टा वर्ग प्लस रा, षष्ठी सा, री। दंत वर्ण क्या है? टा वर्ग प्लस ला और छोटा सा। पोस्ट वर्ण क्या है? पा वर्ग प्लस छोटा हुआ और बड़ा हुआ। अभी ये याद करना आसान है कि एक एक अक्षर याद करोगे। का वर्ग का जान लो, का, चा, ता, टा, टा और पा, ये 5 वर्ग का नाम पहले जाने रहो, पहला नाम से ही 5 अक्षर आपको याद हो गया। आई समझ में? यस मैम। यस मैम। सबसे सरल तरीका है। वर्ग का पहला अक्षर हम याद करें, पूरा अक्षर रहेगा प्लस जो यहाँ पीछे है इसको हम याद कर लेंगे। वे 4-6 बच्चे बाकी अटेंडेंस लेने के बाद सब गायब हो जाते हैं। नासिक वर्ण क्या है प्राची? मैम डा, या, अड़ा, ना, मा। इससे अच्छा आप एक आ देखिए, हर वर्ग का 5वां अक्षर नासिक वर्ण होता है, इतना याद कर लें, हर वर्ग का 5वां अक्षर नासिक होता है। अब हर वर्ग का 5वां अक्षर आपको याद ही है, का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग का 5वां अक्षर, बस वही आपका है। अब आप इसको राइट कर लेंगे। यस मैम। मैम तो चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया, आगे बढ़ी। हाँ, अभिषेक, मुस्कान, यस मैम। यस यस मैम। अच्छा बताइए आप लोग वीडियो देखते हो या नहीं? फिर मैम Yes, देखते हैं। गौरव, गौरव तो पूरा क्लास कभी नहीं ले रहे हो मेरा। गौरव, यस मैम। नोट्स तैयार करना है, याद है? कितने लोग शुरू कर दिए नोट बनाना? इसका पूरा नोट तैयार कीजिए, ये आपका आज के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको आगे कंपटीशन के लिए इसको पढ़ा रहे हैं। नहीं, ये पढ़ाने का मेरा कोई वो नहीं है, क्योंकि आपके काम भर का ग्रामर आपके नोट को हम पढ़ा भी चुके हैं। इसके अलावा आपके
चैप्टर में पीछे जो आपका महत्वपूर्ण ग्रामर पढ़ना है वो चीजें आपको पढ़ा रही है। अलग से पढ़ाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आगे, क्योंकि आगे के क्लासेस में पता नहीं आप लोग कहाँ पढ़ो तो ग्रामर पढ़ाया नहीं जाएगा। आप इसको नोट्स तैयार कर लोगे तो हमेशा आपके पास रहेगा, कंपटीशन में आपकी हेल्प करेगा। तब याद करना कि मैं पढ़ाई थी तो हमारे काम आ रहा है। ठीक है, आपके भविष्य के लिए हमने इसको पढ़ाना शुरू किया है। तो सभी लोग नोट्स तैयार कीजिएगा, वीडियो देख के जितना नोट्स यहाँ स्क्रीन पे है आप लोग सारा तैयार कर लीजिएगा। आई बात समझ में? Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। डायरी मंगा लो चाहे नोटबुक मंगा लो, लेट मत करो। और जो है यूट्यूब पे वीडियो भेजा जा रहा है उसको देख देख के अपना पूरा तैयार कर लो। तो आपका अभी आपने केवल जो है व्यंजन वर्णों का स्पर्श व्यंजन का पढ़ा, उच्चारण के स्थान पे स्पर्श व्यंजन को किस श्रेणी में रखा गया, अभी केवल आपने इसको पढ़ा। अब आप आइए अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। अंतस्थ व्यंजन होते हैं वे व्यंजन जो उच्चारण के समय मुंह के भीतर ही ध्वनि रहती है, उसको हम अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ यानी अंत, हमारे अंदर उसका ध्वनि आवाज जो अंदर रहती है आवाज, जैसे या र ला वा, तो जीवा हमारे क्या है टकरा रही है तो अंदर ही उसका आवाज जा रहा है ना। तो ये चार हैं। या का उच्चारण स्थान तालु है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अंतस्थ व्यंजन चार है लेकिन चारों का अलग अलग उच्चारण स्थान है। या तालु है, र दांतों से टकरा रही है जीवा हमारे, ल दांत के मूल में यानी मसूड़ा को टच कर रहा है, वाह जब बोल रहे हैं वाह तो दांत और ओठ दोनों को टच कर रही है जीवा हमारी। ठीक है Yes, ma'am. राग बेटा, समझ पा रहे हो? अनुराग, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं अनुराग? अनुराग नहीं बोल रहे। खुशी, खुशी, खुशी को तो बोलना ही नहीं है। हाँ। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? प्रशांत, मैम चार। चार है। कितनी देर में आवाज बाहर आ रही है? जब सामने आपका लिखा है तो आपको जैसे पूछे वैसे जवाब देना चाहिए देख के। प्रशांत, उच्चारण स्थान बताइए अंतस्थ व्यंजन के। मैम दंतोस। आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक आप बताइए बेटा। मैम क्या पूछे आप? उच्चारण स्थान, अंतस्थ व्यंजन जो चार हैं चारों के उच्चारण स्थान। यस मैम। मैम या तालु, रा दांत मूल, ला दंत मूल, व दंतोष्ठ। इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अब आपका पुष्प व्यंजन, पुष्प व्यंजन क्या है? जिनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ से उत्पन्न उष्मा यानी गर्म वायु के द्वारा होता है। इसमें आपके चार हैं, बड़ा सा, षष्ठी सा, छोटा सा और हा, है ना। तो बड़ा सा तालु, शा बोल रहे हैं तो तालु से जीवा टकरा रही है, षष्ठी सा मूर्धा से टकरा रहा है, छोटा सा दंत है और हा जो है कंठ के भीतर का वाला स्वर है। हाँ हाँ हा बोल रहे हैं। हाँ देखिए कंठ के भीतर आज से आवाज आ रही है तो ये स्वर यंत्र। ठीक है, तो ये चारों का उच्चारण स्थान। अब इसमें भी अलग अलग वर्णों को अलग अलग विच्छेद किया गया, मतलब भाग में रखा गया है। आर्ध स्वर, आर्ध स्वर क्या है? या और वाह, इसको आर्ध स्वर कहा गया है। पार्श्व स्वर ला है,
प्रकंपित वर्ण र है। उच्चित व्यंजन, हाँ उच्चित व्यंजन ये आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उच्चित व्यंजन किसे कहते हैं, इसको एक नाम से और भी जानते हैं हम, याद करो मुस्कान, प्राची, सभी लोग। व्यंजन को देख के तो आपको याद आना चाहिए इसको और क्या नाम दिया गया है। नासिक वर्ण। नो बेटा, नासिक वर्ण तो है ही है, वर्ण का नहीं, नासिक वर्ण नहीं है ये, अंगा वो नहीं है। ड़ा और हा, जैसे पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना दोनों अलग अलग है वर्ड है। गिर पड़ा, गिर पड़ा और पढ़ा, ये आपका मान्य व्यंजन है। इसको क्या कहते हैं, मान्य व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन ये मान्य व्यंजन माने जाते हैं, है ना, ठीक है। देखिए आपका वर्ड का पांचवा अक्षर होने के साथ साथ ये क्या है, पांचवा अक्षर नहीं है, लेकिन इसमें जो है अनुनासिक का भी मिलाया गया है। आप बिंदी जो देख रहे हो ये अनुनासिक वर्ण है, इस वर्ण को ड़ा और हा में अनुनासिक को मिला दिया गया है, इसलिए वो उचित व्यंजन से मान लिया है। कहीं कहीं इसका प्रयोग होता है। संयुक्त व्यंजन क्या कौन से हैं, अब देखिए संयुक्त व्यंजन कितने हैं प्राची, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। 4 हैं। देखिए किन किन के योग से बने हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन के संयुक्त रूप को कहते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। चलिए अनुभव बताएंगे, थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं इसलिए तुमसे पूछना शुरू करते हैं। छ किसके योग से बना हुआ है, अनुभव, का और सा। का और सृष्टि, सा के योग से छ बना हुआ है। त्र किसके योग से बना हुआ है, ता और रा। त्रा, त्रा देखिए बोल रहे हैं तो त्रा। ज्ञ किसके योग से बना हुआ, ज्ञ किसके योग से बना हुआ है, ज्ञ, जा। ज्ञ किसके योग से बना हुआ है, अनुभव, मैम जा और या। जा और ज्ञ, ज्ञ। स्रा किसके योग से बना हुआ है, स्रा, स्रा, सा और रा। सा बड़ा सा और स्रा, ये चारों दो व्यंजनों के योग से बना हुआ है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन माना गया है, ठीक है। देखिए व्यंजन में से स्वर को निकाल दिया गया है, इसीलिए यहाँ हल चिन्ह लगा हुआ है, फिर दो व्यंजनों के योग से बना हुआ है। अब आइए हम देखते हैं अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन क्या है, बहुत बड़े लेवल की चीज है। देखिए स्वर तंत्रियों यानी नाक जो हमारी आवाज निकलती है के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। स्वर तंत्रियों के द्वारा जो हमारी आवाज ध्वनि बाहर निकलती है, इस आधार पे वर्णों का दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अघोष ध्वनि, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। स्वर तंत्र यानी जो गला है हमारा, यहाँ पर हमारा स्वर तंत्र है, यहीं से शुरुआत माना गया स्वर तंत्र का, ये जिसपे कंपन न हो वे अघोष ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, अघोष ध्वनि। प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा व्यंजन क्या होता है, अघोष। देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा व्यंजन और प्लस बड़ा सा, षष्ठी सा और छोटा सा, ये क्या है, अघोष ध्वनि है। देखिए का के बाद हम ख बोल रहे हैं तो हमारे स्वर यंत्र में कंपन, का कह रहे हैं तो कंपन हो रहा है, लेकिन जब हम हाँ पहला दूसरा का खा और का खा, गा घा, अंगा,
देखिए अलग अलग आवाज आ रही है, पहला एवं दूसरा व्यंजन का आखा बोल रहे हैं तो कंपन हमारे नहीं हो रही है। इस प्रकार से बड़ा सा षष्ठी सा यहाँ भी हमारे स्वरयंत्र में कंपन नहीं हो रही है ना, तो इसीलिए इसको अघोष ध्वनि माना गया है। तो वर्ग का पहला अक्षर में आपका वर्ग का काखा, चा वर्ग का चाचा, ऐसे आप रखेंगे, ठीक है। यस मैम। संघोष ध्वनि यानी इसको कहते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे सघोष ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन है 11 अलावा, ये आपका घोष ध्वनि है। ठीक है, इसको आप उच्चारण करके इसकी पहचान आप करते रहेंगे। अब आप जब बनाएंगे, एक क्या कहते हैं यहाँ पे बनाया गया है, देखिए इस प्रकार से आपको पता चलेगा। अभी दो चीज और है, इसको भी जान लीजिए। अल्पराण और महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण कम या एकदम न हो, यानी जिन वर्णों का उच्चारण कर रहे होते हैं और हमारे वायु गर्म बिल्कुल न हो और मुंह से हकार की ध्वनि न निकले। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये होता है अल्पराण, जहां से जब हम हवा टकराती है तो गर्म वायु नहीं रहती है, बिना गर्माहट के जो है हमारी आवाज जो है बाहर निकल रही है, बिल्कुल ही इसमें जो है टकरा नहीं रही है, क्योंकि जब ध्वनि टकराती है उष्ण वायु बाहर निकलती है, न गर्म हवा, इसीलिए इसको अल्पराण के श्रेणी में रखा गया है। और महाप्राण क्या है, जिन वर्णों के मुंह के उच्चारण करते समय मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक हो, जब उच्चारण कर रहे हो तो वायु हमारी ज्यादा गर्म हो और साथ ही मुंह से हवा भी, मुंह से हकार की भी ध्वनि बाहर निकले। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग व छोटा सा, षष्ठी सा, बड़ा सा और हा, ये महाप्राण है। इसको बेटा डिटेल में आप लोग इस कालम से समझोगे। देखिए ये कालम आप लोग बना लेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। अल्पप्राण को अघोष कहा गया है। यहाँ पे अल्पप्राण में अघोष क्या है, का, चा, यानी वर्ग का पहला अक्षर। महाप्राण क्या है, वर्ग का दूसरा अक्षर। फिर अल्पप्राण क्या है, वर्ग का तीसरा अक्षर। महाप्राण क्या है, वर्ग का चौथा अक्षर। फिर अल्पप्राण क्या है, यानी एक अल्पप्राण है, एक महाप्राण है। इस प्रकार से आप इसको याद करेंगे। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण है और वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण है। ठीक है, अब संघोष, सघोष और अघोष में आपको याद करना है। तो वर्ग का पहला, दूसरा अघोष है और तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष है। यहाँ लिखा हुआ है सघोष अघोष याद करना हो, अल्पप्राण और महाप्राण वर्ग याद करना हो, इसके लिए कालम बना हुआ है। ठीक है, यस मैम। एक चीज आती है बलाघात या स्वराघात किसे कहते हैं, ये आपका प्रश्न आता है। बड़े एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें पता नहीं होता बलाघात स्वराघात क्या है। इसको भी आप लोग जान लीजिए। बोलते समय किसी अक्षर या शब्द पर जो बल दिया जाता है, कभी कभी हम किसी अक्षर पे बल देकर बोलते हैं, उसे बलाघात या स्वराघात कहा जाता है। जैसे दिन, दीन, देखिए दिन बोल रहे हैं तो स्वराघात हो रहा है, लेकिन दीन जब बोल रहे हैं बलाघात, यानी यहाँ पे ज्यादा हमें जोर देना पड़ रहा है, बड़ी की मात्रा है ना। जैसे हम लोग पढ़े हैं कुछ जो है, जो लघु स्वर होते हैं उनके बोलने में हमें कम समय देना पड़ता है, और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनके जो है उच्चारण में हमें ज्यादा समय देना पड़ता है ना।
तो जब ज्यादा समय हम दे रहे हैं वहीं पर हमारा स्वराघात या बलाघात हो रहा है। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब चलिए इतना आज के सेशन के लिए आपको इतना ही है। इसको आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिएगा। भी आप लोग अगर डायरी नोटबुक न लिए हो तो रफ पे तैयार कीजिएगा, क्योंकि रोज का रोज बनाते रहिए, बाद में बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब यस मैम। अभी नहीं, लेकिन जब स्कूल खुलेगा तो सबका हम चेक करेंगे। और स्कूल खुलने के लिए गुड न्यूज आना शुरू हो गया है कि आप लोग जान रहे हैं, है ना। न्यूज आप लोग देख रहे होंगे, इससे पता चल रहा होगा। हो सकता है संभावना बनी है कि स्कूल जल्दी खुले, क्योंकि बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो गया है। तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा जरूर, और साथ साथ याद भी करते रहिए। ठीक है, अब आगे का हम अगले सेशन में पढ़ाएंगे। ठीक है, गुड बाय एवरीवन, क्लास मिस मत कीजिएगा। Yes. अगर व्याकरण न पढ़ने का मन होगा तो बता दीजिएगा, हम सब्जेक्ट आपको पढ़ा देंगे। अगर आपको उबाहू लग रहा होगा तो बता दीजिए। चलिए बेटा, सेशन करते हैं। गुड बाय एवरीवन, Goodbye, ma'am. Uh, बाय।